क्लास 9 टर्म 2 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है 28 तारीख को सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि क्लास 9 में कल 28 तारीख को जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। ठीक, आपको जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठिएगा तो आपको मतलब ये सब सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। 50% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, आपको जब क्वेश्चन सीट मिलेगा तो सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन सीट आपका रहेगा। ठीक है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, जनरल इंट्रोडक्शन को। आपका टोटल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनमें से कि आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 2 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी एक प्रश्न पे 2 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, फिर 1 से 7 तो हो गया, फिर 8 से 14 तक जो रहेगा क्वेश्चन वो रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और ये 3 अंक का रहेगा। ठीक है, और इसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर 15 से जो 19 तक का रहेगा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझिएगा, आपको हम क्वेश्चन भी समझा देंगे और आंसर भी साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन सा देश शामिल है। जर्मनी, इटली, जापान मुख्य धुरी शक्ति में शामिल देश थे। ठीक है, ये सब देश शामिल थे। ठीक है, अब आगे स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर देखिए किसको कहते हैं, ऐसे पटरी है, ट्रेन का जो पटरी होता है, ठीक है, उसके बीच में ये लोहा का पटरी है। ठीक है, और उसे लकड़ी से या फिर अब तो सीमेंटेड वाला आता है, उससे इसे जोड़ा जाता है जिससे कि वो इधर उधर ना घसके। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, तो इसको स्लीपर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे पटरी के आर पार लगे लकड़ी या तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से याद करते चलिए और इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब अभी आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। निर्धनता, ठीक है, यानी निर्धन, उसके पास धन नहीं है। ठीक है, निर्धन रेखा गरीबी रेखा मापने का एक रेखा है। ठीक है, एक ऊंची आदमी से कम आदमी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। यानी कि समझ सकते हैं, जैसे कि कोई अमीर आदमी हो, ठीक है, वो फिर धीरे धीरे गरीब हो गया हो, उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण का मतलब होता है कि सरकार जो भी, जैसे आप राशन दुकान जाते हो, वहाँ पे जो कम प्राइस में आपको जो राशन मिलता है वो सार्वजनिक वितरण, यानी सभी लोगों के पास वो वितरण पहुँच जाए। ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी वितरण, जो भी लाभ पहुँचाना चाहते हैं सरकार, वो सभी के पास पहुँच जाए, एक एक इंसान के पास, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण। जैसे कि वो सरकार कैसे पहुँचाते हैं, केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सभी लोगों के पास पहुंच जाता है, उसे सामाजिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ये भी एक सामाजिक वितरण प्रणाली है। राशन कार्ड में जो लोगों को दिया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि हर एक इंसान के पास अपना अधिकार हो हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि हमें यहाँ हर एक चीज़ का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, हर एक इंसान के पास अपना अपना अधिकार हो, इसे बोलते हैं मानव अधिकार। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है
इसमें पूछा जा रहा है गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, उसके बाद लिखा है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो होता है वो मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, 6 साल यहाँ पे देखिए 6 साल से 14 साल के उम्र में हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखिए यहाँ पे 6 से 14 साल का जो उम्र होता है सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार उसका अधिकार होता है, जो कि सरकारी एक स्कूल में मुफ्त शिक्षा कराया जाता है। ये प्राइवेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राइवेट एक अलग चीज़ होता है और यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से फ्री शिक्षा 6 साल से 14 साल के बच्चों को कराया जाता है और आगे भी कराया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए मानसून के विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून के विराम से आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा मानसून में विराम का अवस्था वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होता है। विराम का मतलब क्या होता है कि ठहर जाना, रुक जाना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। कुछ ही दिन में मानसून वर्षा होती है फिर रुक जाता है, उसे बोलते हैं मानसून में विराम। ठीक है, अब देखिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखिएगा नास्तिक लोग अयहूदियों से घृणा क्यों करते थे, तो नास्तिक लोग अयहूदियों से घृणा क्यों करते थे ये चीज़ जानते हैं। नास्तिक लोग अयहूदियों से घृणा करने का निम्नलिखित वजह थी। देखिए नास्तिक विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही थी। देखिए ये दो अलग अलग वर्ग के लोग थे। ठीक है, नास्तिक और यहूदी वर्ग, ये दोनों अलग अलग और ये इससे बहुत घृणा करते थे। ठीक है, तो वो रीज़न यहाँ पे बताया गया कि आखिरकार क्यों घृणा करते थे। बताया जा रहा है इसमें कि जर्मनी में जितना भी समस्या था उस सब समस्या का जड़ यहूदी था। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्ती में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट आप लोग समझते जाइएगा। देखिए जर्मनी के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सुदखोर का मतलब होता है कि सूद खाने वाला। ठीक है, सुदखोर समझ सकते हैं आप लोग, सुदखोर होते थे, हत्यारे और सुदखोर होते थे यहूदी लोग ज़्यादातर। ठीक है, सभी नहीं, ज़्यादातर। उसके बाद यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे यहूदी लोग, इसलिए हो सकता है नात्सी वर्ग के जो लोग थे यहूदी से घृणा करते होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, 2 कारण बताएं। औपनिवेशिक काल का मतलब वो काल जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन करते थे, उस काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसमें मुख्य कारण यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है। अंग्रेज ने व्यवसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूँ, कपास खूब विस्तार किया। इसकी खेती में अधिक पैसा प्राप्त होता था, इसलिए आपको तो पता ही होगा अंग्रेज ने हमारे देश को हर तरह से लूटा। ठीक है, और कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि फर्स्ट ट्रेन जो चल रहा अभी वही लोग ने बनाया, और खेती का बहुत सारा विस्तार जो हुआ था वो उसी समय में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कुछ हो, लेकिन वो अपना फ़ायदा के लिए हमारा भी उनका अपना फ़ायदा से हमारा भी फ़ायदा हुआ।
ठीक है। इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, तो यहीं से वो लोग ले जाते थे, इसलिए भी व्यापार फसलों का पैदावार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। देखिए, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है। यानी कि देखिए, कैलोरी एक एनर्जी का, प्रोटीन का स्रोत है। इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्रामीण के शहर में जो लोग रहते हैं उसके अपेक्षा ग्रामीण के लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शारीरिक क्षेत्र में अधिक होती है। यानी कि शहर के जो लोग होते हैं वो कम काम करते हैं, इसमें बताया जा रहा है, और गांव के लोग शरीर से बहुत काम करते हैं, यानी कि वो बहुत काम करते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छा से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो आपको पता होगा, भूकंप आना या फिर बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, इस सब से क्या होता है कि फसल जो होते हैं बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, भूखमरी का ये हो जाता है। तो देखिए, आप 2-4 पॉइंट में इस चीज़ को लिख सकते हैं। किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित होते हैं। इसे आप पॉइंट बनाकर आराम से लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न कुल उत्पादन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है उसमें, यानी कि खराब हो जाते हैं, तो कम उपजाऊ होता है। ठीक है। खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ जो कम हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ जाता है तो बहुत गरीब लोग ऐसे होते हैं उसे नहीं खरीद पाते हैं, तो भूखमरी बढ़ जाता है। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकती है। ठीक है। पॉइंट 3 हो गया। 4 देखिए, यदि यह आपदा अधिक विस्तार क्षेत्र में आती है, अगर यह बहुत दूर एरिया को कवर कर लेता है, जैसे कि बाढ़ आने पे 5-6 जिला या फिर अधिक सारा राज्य तबाह हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा यही कि यह जो भूखमरी का जो ये होगा वो बहुत अधिक दिन तक चलेगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित कारणों से होता है। वो पॉइंट को हम लोग देखते हैं फटाफट। देखिए, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। यानी कि आपको पता होगा हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है। हम जो भी हमारे देश के नेता हैं या आज जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री है, उसे क्या हम ही लोग न वोट दे के उसे अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। ठीक है। बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र यानी कि स्वतंत्र, यानी कि लोग जो प्रजा का शासन, एक तरह से लोकतंत्र का सीधा साधा अर्थ है प्रजा का तंत्र। ठीक है। यानी प्रजा का शासन। तो आपको पता ही होगा, बिना चुनाव के बिना हम अपना एक लीडर को चुनते हैं, और जिसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे चुन के उसे हम ही लोग चुनते हैं। तो अगर कोई अपने से ऐसा बिना चुनाव किए लोकतंत्र का कल्पना नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है। चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है। चुनाव से हमें सही और मनपसंद प्रतिनिधित्व और सरकार को चुन सकते हैं। यानी कि चुनाव से ही हम अपने जिसे हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा काम करेगा, तो उसे हम लोग चुनते हैं। ठीक है। ये है लोकतांत्रिक का। अब देखिए, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार वो अधिकार है जो कि मानव अधिकार हमारे पास
अपनी स्वतंत्रता होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। महिलाओं को संपूर्ण आज़ादी, अपना वो जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी भी डिफेंस मतलब कि किसी भी चीज़ में रोक टोक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही चीज़ करने के लिए उसे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं होना चाहिए, जिसे बोलते हैं मानव अधिकार, ठीक। देखिए यहाँ समझते हैं मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़ा है। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। हमारे संविधान में हम सभी के पास मानव अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भारतीय संविधान यहाँ तो हो गया। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, ठीक है। अभिरक्ष में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधित अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करने का अधिकार शामिल है, ठीक है। समझ गए मानव अधिकार क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है उष्णकटिबंधीय, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें, ठीक है। तो ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार मैदानी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में ये वन देखिए यहाँ तक हो गया। भारत में यह वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर कुसुम, अर्जुन तथा साहुद वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजाति है। यानी कि ये सबसे व्यापार, यानी कि लकड़ी का जो चौकी, पलंग, टेबल, ये सब अच्छा लकड़ी होता है, ये सब उन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड सी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 नंबर से 15 नंबर, नास्तियों से जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन सी तरीके अपनाए गए थे। तो देखते हैं यहाँ पे हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं स्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया। जो लोकतांत्रिक कार्य समझ सकते हैं, जो लोगों के पास अपना अधिकार होता है, उसे समाप्त करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जर्मन संसद में हुई रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने का अधिकार छीन लिया गया था। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अभिव्यक्ति का आज़ादी, प्रेस यानी रिपोर्टिंग करना, सभा यानी कि जुलूस निकालना, सरकार जो गलत करते हैं उनके जुलूस निकाला जाता है, वो सब अधिकार छीन लिया गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 3 मार्च 1923 को जर्मनी के परिपद विशेष अधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। उनके पास सरकार था, वो तानाशाही शासन यानी कि क्रूर शासन क्रूर शासक लागू कर दिया गया। यानी कि सभी लोगों को जो अधिकार था वोट देना या फिर जुलूस करना, सरकार के विरुद्ध में बोलना, सारा अधिकार छीन लिया गया था, ठीक है। ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगा दी
गई। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप लोग समझते जाइए और इसे लिखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, पूरी समाज को नास्तियों ने हिसाब से नियंत्रण व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। न्यूनतम समर्थित कीमत, यानी कि ये ऐसा न्यूनतम समर्थित मूल्य वो मूल्य होता है जो किसानों के लिए तय करती है, सरकार तय करती है, जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जैसे कि जब खेती किया जाता है, चावल गेहूँ ये सब का जब खेती होता है ना, तो सरकार पहले ही कैसे किलो सरकार गेहूँ और चावल खरीदेगी वो रेट किसानों को पहले ही बता दिया जाता है और उसी रेट पर सरकार गेहूँ उससे खरीदती है। इस मूल्य के न्यूनतम समर्थन कीमत को कहा जाता है। ठीक है, इसे ही ठीक आगे समझ गए। बफर स्टॉक पर एक टिप्पणी लिखे। बफर स्टॉक एक प्रणाली का योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे नहीं गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टॉक करती है। यानी कि जैसे देखिए, बात को समझिए, जैसे कि मान लीजिए जब फसल उगाया गया किसी भी चीज़ का, तो क्या करता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़ा बड़ा व्यापारी लोग, वो एकदम स्टॉक को खरीद लेते हैं, बहुत सारा माल को। जैसे कि प्याज हुआ तो एक ही बार वो फसल क्या होता है, सब अच्छा फसल होता है जब वो उगाया जाता निकालता है, तो एक ही बार बहुत सारा फसल को खरीद के स्टॉक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, अब आप समझिए, जैसे जितना ज़्यादा उत्पादन होता है क्या होता है, उसका रेट और भी कम होते जाता है कि नहीं। तो जब बाज़ार में ज़्यादा सामान जाएगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि रेट उसका ज़्यादा रेट गिरेगा नहीं, और वो क्या कर लेता है, स्टॉक कर लेता है, और जब बाज़ार में वो चीज़ें ख़त्म होने लगती है तब वो स्टॉक माल को बेचता है और ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, बफर स्टॉक इसे कहते हैं। बफर स्टॉक एक प्रणाली का, सॉरी ये तो हो चुका ना। देखते हैं निर्गम कीमत जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीबी वर्ग में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उसे कीमत के निर्गम कीमत कहते हैं। यानी कि देखिए, बाज़ार में आप जब खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगा, उसे सरकार कम रेट में बेचती है, तो उसे निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 17 नंबर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का व्याख्या करें। पॉइंट नंबर 1 है समानता का अधिकार। ठीक है, इसका अर्थ है कि संविधानता। ठीक है, भारत में जाति, वर्ग, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्यों में किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि आप अलग कास्ट के हैं, आप दूसरे कास्ट के हैं, या फिर आप छोटे घर से आते हैं, छोटे जाति से आते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का सरकार या फिर लोग आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी स्थान पे। ठीक है, इसे बोलते हैं समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है। शक्तिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता है। आप इसे पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, जुलूस करना, आयोजित करना, ठीक है, बिना कोई शस्त्र के। ठीक है,
आप अच्छा से जुलूस निकाल सकते हैं, निकलता भी आप लोग को पता ही होगा। अब 3 देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, जैसे कि हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन किसान जो कि गरीब हैं, गरीबों पर अमीर शोषण करेगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई गरीब इंसान पर कोई अमीर आदमी शोषण करता है, वो अगर केस कर दे तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा अधिकार हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए बनाया गया है। धार्मिक अधिकार धार्मिक जैसे कि हम हमारे पास ये अपना मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार करें, अपना धर्म चुन सकते हैं, ठीक है। ये भी अधिकार हमारे पास है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार है। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप जिस धर्म में रहना चाहते हैं रहिए। संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार प्राप्त किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपना भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षा रखने के लिए अधिकार है, ये सब। अब उसके बाद है संवैधानिक उपचार। 7 नंबर को यहाँ से देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के शरण ले सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताइए। तो शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित है। दिन गर्म और रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। दिन गर्म होगा तो रात ठंडा होगा। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है, ठीक है। शरद ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है। उसके बाद भारत में उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें प्रभावित होती है। इसके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है, ठीक है। शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है। पवनें शिथिल यानी कि शीतल टाइप में ठंडी तथा परिवर्तित होते रहती है, ठंडा गर्म, ठीक। भारत में उत्तर पूर्व व्यापारी की पवनें प्रभावित होती है। इनके कारण कितना पॉइंट था, ये 0.5 था, 0.6 यहाँ पे है। यह कम दाब वाली प्रणाली मध्य सागर से ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए भारत मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित कीजिए। तो ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें जो कि भारत का मैप होगा उस पे पर्वतीय वन को छायांकित करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। छायांकित करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे मैप में पर्वतीय वन कहाँ पे है, ऐसे मैप होगा हम लोग का, ठीक है। इसमें पर्वतीय वन किधर है, तो उस चीज़ को, उस एरिया को ऐसे करके छायांकित करना रहेगा हम लोग को, ठीक है। तो इस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि बहुत तरह का वन कहाँ पे है, प्रशांत महासागर किधर है, इस तरह का प्रश्न आएगा 19 नंबर क्वेश्चन में। इसका एक अलग टॉपिक जिसमें कि हम लोग सारा चीज़ जिस पे प्रश्न आपका इस पे पूछा जाएगा सारा को हम लोग उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए।